महाराष्ट्र के पुणे में दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित स्ट्राइड 2025 संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का आयोजन रक्षा सचिव राजेश कुमार, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इनकी प्रमुख मौजूदगी में किया गया था। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक जीवंत उपकरण प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें अत्याधुनिक स्वदेशी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। इसका उद्देश्य सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित करना तथा भविष्य के लिए सक्षम रक्षा क्षमताएं विकसित करना था। यह आयोजन सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों, विद्वानों, डीआरडीओ, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाया, ताकि अनुसंधान, उत्पादन, अनुरक्षण और नवाचार को कवर करने वाले स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का रोड मैप तैयार किया जा सके। संगोष्ठी में प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चाएं हुई, जिनमें शामिल थे इस संगोष्ठी ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को साकार करने, सभी हितधारकों में सामंजस्य स्थापित करने और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए दक्षिणी कमान की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस समय राजेश कुमार सिंह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये सवाल मेरे ख्याल से विधायक अंदाज से ज्यादा संबंध रखता है। मैं आपको इतना ही बता दूं कि आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट जो हमारा है नेपाल आर्मी से, वो इतना अच्छा है। और आर्मी के जो अभी वहाँ के चीफ हैं और हमारे आर्मी चीफ, दोनों को रेसिप्रोकल बेसिस पे दोनों के देशों में जनरल की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। स्टेबिलिटी, हर स्टेबिलिटी पे हमें रिएक्ट करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण ये एजिटेशन हुआ है और जिसके कारण गवर्नमेंट चेंज हुई है। गवर्नमेंट चेंज कभी कभी आपके लिए एडवर्स हो सकती है, कभी कभी आपके लिए बेटर भी हो सकती है, और इस केस में हमें वी शुड वेट एंड वॉच एंड सी हाउ इट गोस। मिस्टर चिन्मय फ्रॉम लोकसत्ता सर, आपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे पुणे का इंपॉर्टेंस कितना है अभी अंडरलाइन किया, लेकिन जो अंदर कर पाएंगे। पिछले 5 सालों के बाद पहली बार पिछले साल हमने अपना केपेक्स पूरी तरह यूटिलाइज किया था। इस साल भी हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम पूरी तरह से यूटिलाइज करने की स्थिति में रहेंगे तो रिवाइज एस्टिमेट के स्टेज में सितंबर अक्टूबर में हम कैपेक्स की और मान कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। क्योंकि मैं आपको ये विश्वास करा दूं कि हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कैपेक्स के केस में कोई उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उसको बढ़ाने में हमेशा तैयार रहते हैं। रेवेन्यू बजट में उनकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन कैपेक्स में, जैसा मैंने अपने स्पीच में भी कहा था, मेरा अनुमान है कि और फौज का अनुमान है कि 10 to 15% इंक्रीज एवरी ईयर इन कैपेक्स बजट हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा, और उतना देने के लिए मेरे ख्याल से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी तैयार है। उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने वाली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे देश में जीडीपी का 0.66% ही केवल R&D पे खर्चा होता है, और उसका भी 2/3 हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन जो हैं, डीआरडीओ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, वो लोग खर्च करते हैं। प्राइवेट सेक्टर नहीं के बराबर करती है। इस स्थिति को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस में खास करके अगर R&D के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और अनलेस हमारे पास IPR रहे तब तक हम वल्नरेबल रहेंगे, या इम्पोर्ट डिपेंडेंट या सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज हमारी रहेंगी। उसके लिए भारत सरकार ने 2 कदम उठाए हैं। एक तो डीआरडीओ के अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, उससे 25% ईयरमार्क करा गया है प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। और जहाँ तक मुझे ख्याल है, पिछले 3 सालों में करीब 1500 करोड़ रुपए उन्होंने उस फंड से स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को दिया है अंडर TDF। उसके अलावा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अनुसंधान फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी